Hello everyone. In this video we are going to start our next chapter of history, that is the administration under the British. इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आ गए थे उनके अंडर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मीन शासन प्रबंध कैसा था और उन्होंने कौन कौन से चेंजेस किए। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ड्यूअल सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द कंपनी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें कौन से रिफॉर्म किए। दैट टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेड। जैसा कि हमने पिछले अपने चैप्टर में भी स्टडी किया है, ईस्ट कंपनी इंडिया में किस लिए आई थी, ट्रेड करने के लिए आई थी। उसका मेन एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। फ्रॉम द 1600 टू 1757 तक उनका जो मेन कंसर्न था ट्रेड ही था कि हमने ट्रेड को ही आगे बढ़ाना है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। सून इट बिकम सक्सेसफुल इन गेनिंग मोनोपोली ओवर। जल्दी ही उन्होंने पूरे इंडिया पर मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार, कि उनका ही सिर्फ ट्रेड पर कंट्रोल हो गया था और कोई भी कंपनी वहाँ पर ट्रेडिंग के लिए नहीं थी इंडिया में। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 से लेकर बक्सर की वॉर 1764 तक इंडिया ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इंडिया में ज़्यादा इंडिया के पार्ट्स पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो चुका था। 1849 तक उन्होंने पंजाब को भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लिया था और नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया एंड साउथर्न पार्ट नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन किंग के साथ जो उन्होंने पीस ट्रीटीज की, शांति समझौते किए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाई, वॉर्स और अलायंस के थ्रू कंपनी ने इंडिया की ज़्यादातर एरिया पर कंट्रोल कर लिया था और वहाँ के जो पॉलिटिकल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर भी इंटरफेयर करना शुरू कर चुके थे। और उन्होंने जो भी एरिया उनके अंडर आ चुके थे वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का तो अलग अलग उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट। जो कंपनी के ऑफिशियल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे थ्रू इलीगल ट्रेड। एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट फेल्ट द नीड टू कीप ए चेक ओवर द कंपनीज ऑफिशियल। तो उन्हें लगा कि अभी हम कंपनी ऑफिसर्स पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए, जिसलिए उन्होंने अलग अलग एक्ट पास किए जिनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इज ड्यूअल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्यूअल सिस्टम? 1765 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वर्चुअल मीन मेन रूलर बन चुकी थी। इट एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दीवानी राइट का मीनिंग क्या होता है कि जो वहाँ से रेवेन्यू, जो रेंट इकट्ठा करना है, वो सारे राइट्स किसके पास आ गए थे? कंपनी के पास। इट अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। अब उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम अपनाया। ड्यूअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी नवाब होगा उसके पास कोई भी पावर नहीं होगी, बट ही हैड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने पूरी करनी है पर उसके पास कोई पावर नहीं है। ही वॉज ओनली पपेट एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। और ब्रिटिश लोग हैं, उनके पास सारी पावर है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम बिजी इन अप्रेजिंग द वेल्थ। वो सिर्फ वेल्थ, पैसा इकट्ठा करने में लगे रहे। इस पीरियड के दौरान ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट जब पीरियड था, दैट इज 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल के लोग थे जो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश कंपनी ने वहाँ के लोगों को प्लंडर किया। प्लंडर मीन्स लूटपाट की, वहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार फैल गया। माल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सही नहीं था, जिस कारण से वहाँ के लोग की हालात बुरे होते जा रहे थे और नवाब के पास कोई भी पावर नहीं थी कि वह लोगों के लिए कुछ कर सके।
When in 1772 Warren Hastings was appointed as the Governor of Bengal, he abolished this system. जब 1772 में वैरन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया तो उसने ड्यूअल सिस्टम को अबॉलिश मीन्स खत्म कर दिया. द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर द कंपनी, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. जब कंपनी ने देखा कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं बैंकरप्ट होते जा रहे हैं और बंगाल के लोग हैं उनकी हालात काफ़ी बुरे होते जा रहे थे और एक टेरिबल फेमाइन भी आया बंगाल में, जिस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो भुखमरी, स्टारवेशन मीन्स भुखमरी का शिकार हुई, उस कारण उनकी डेथ हो चुकी थी. इसमें जो वहाँ का नवाब था कुछ हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी. इस न्यूज़ से ब्रिटेन के लोग भी शॉक्ड हो गए. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तब ये डिसाइड किया कि जहाँ पर जो कंपनी के अफेयर्स है इंडिया में उनको चेक करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है. तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने 1773 में एक बिल पास किया था जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं. के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सुधार किए गए. दैट्स आर द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. पहले कंपनी के अंडर था, अब मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर आ चुका था. द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड. एक नई पोस्ट बनाएगी गवर्नर जनरल की. वैरन हेस्टिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. एक नई पोस्ट बनाएगी गवर्नर जनरल की और वैरन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जो इंडिया में आया था. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट वाज also established in Calcutta to hear all the British cases in India. जो भी ब्रिटिश केसेस है, जब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ केसेस है उनको सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में. The number of directors of the company was raised to 24 and were elected for a tenure of 4 years. इसके अलावा कंपनी में डायरेक्टर्स की जो नंबर थे उनको बढ़ा दिया गया, 24 कर दिया गया और उन्हें इलेक्ट किया जाएगा 4 years के लिए, 4 साल के लिए इलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको चेंज कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो डायरेक्टर्स है वो पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि इनकम कितनी हो रही है और एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं. और दिस एक्ट वाज द फर्स्ट एक्ट दैट इज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया. बट देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस एक्ट. क्या थी लिमिटेशन? The act did not clearly define the powers of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश की गई थी पर इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया था कि उनकी पावर कितनी है. ये क्लियर नहीं था. इट शुड फॉलो इंडियन लॉज और द ब्रिटिश लॉज कि ये सुप्रीम कोर्ट किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी या फिर ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी. द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर नॉट क्लियर. गवर्नर जनरल और काउंसिल की पावर भी डिफाइन नहीं थी कि किसके पास कितनी पावर है, इसलिए आपस में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी कि पावर किसकी क्या है. द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर नॉट ब्रॉट फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल. जो बॉम्बे और मद्रास सिटीज़ थी पूरी तरह गवर्नर जनरल के कंट्रोल में नहीं थी. वहाँ पर अभी भी गवर्नर था बॉम्बे का और मद्रास का अलग गवर्नर था. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द रेगुलेटिंग Act and the reforms that are introduced by the British government in India first time. In the next video we will study about the Charter Acts and the administrative reforms by the British Parliament in India. Thank you for watching this video.